अस्सलामुअलैकुम। सेवन्थ क्लास आज आपका सोशल स्टडीज़ का पीरियड है, जिसमें आपका पहला जो सब्जेक्ट है, पहली बुक है, वो है हिस्ट्री की। हिस्ट्री का आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम। हिस्ट्री के पहले चैप्टर का नाम क्या है? ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर, यानी कि जो पिछले 1000 साल में जो चेंजेस हुए हैं उसको हम समझेंगे कि क्या क्या चेंज हुए हैं। टेक अ लुक एट मैप 1 एंड 2। टेक अ लुक एट मैप 1 एंड 2 इसका क्या मतलब है? मैप 1 तो हमारा ये रहा, ये लिखा हुआ मैप 1, इसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। और मैप सेकंड है हमारा इसके नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर है मैप। आपको मैप देखने से पहले मैप को पढ़ना आना चाहिए कि मैप को पढ़ते कैसे हैं। मैप को पढ़ने एक बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको बता दूँ मैप कैसे पढ़ते हैं। मैं बताता हूँ आपको अभी। मैप पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले एक नॉर्मल मैप ले लिया मैंने यहाँ पे। हमें सबको पता है कि 4 डायरेक्शन होती है हमारे पास, सभी को पता है 4 डायरेक्शन होती है। उनके नाम होते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। लेकिन जो मैप होता है ना हमारा, वो हमेशा क्या होता है, हमेशा ऊपर का हिस्सा जो होता है वो होता है नॉर्थ का हिस्सा। ऊपर का हिस्सा नॉर्थ का हिस्सा होता है, चाहे वो कोई सा भी मैप हो हमारा। यहाँ पे मैंने इंडिया का मैप लिया हुआ है आपको अच्छे से समझाने के लिए। लेकिन जो कोई सा भी मैप हो, चाहे वो किसी स्टेट का मैप हो, चाहे वो किसी जगह का मैप हो, किसी कंट्री का मैप हो, किसी आइलैंड का मैप हो, ऊपर का हिस्सा क्या होगा? हमेशा ऊपर का हिस्सा नॉर्थ का होगा। और उसके ठीक सामने यानी कि ये वाला हिस्सा साउथ का हिस्सा होता है। ऊपर का हिस्सा नॉर्थ का हिस्सा हो गया, हमेशा ऊपर नॉर्थ की तरफ रहेगा। इसके ठीक सामने साउथ की रहेगा। इसके ठीक राइट साइड में ईस्ट का हिस्सा रहेगा। सही समझ में आ रही है? ऊपर का हिस्सा नॉर्थ का हिस्सा रहेगा, नीचे का साउथ का, राइट साइड में ईस्ट, लेफ़्ट साइड में रहेगा वेस्ट। तो ये 4 दिशाएं हो गई हमारी, 4 डायरेक्शन। 4 पार्ट में डिवाइड होता है हर मैप। लेकिन मैप में 4 नहीं बल्कि 8 डायरेक्शन होती हैं। 8 डायरेक्शन कौन कौन सी होती है मैं बताता हूँ आपको। 4 तो हमारी ये हो गई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। लेकिन इन चारों को मिलाकर 4 और बनती हैं। नॉर्थ और ईस्ट को मिलाकर एक बनती है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट को मिलाकर नॉर्थ ईस्ट बनती है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये वाली होती है नॉर्थ ईस्ट। यानी कि ये वाला हिस्सा रहेगा किसी भी मैप में, वो नॉर्थ ईस्ट का रहेगा। ये वाला हिस्सा रहेगा साउथ और ये ईस्ट, यानी ये वाला हिस्सा रहेगा वो रहेगा साउथ ईस्ट का। ये नॉर्थ ईस्ट का हो गया, उत्तर पूर्व, और ये हो गया दक्षिण पूर्व। ये वाला हिस्सा कौन सा रहेगा? ये रहेगा साउथ और वेस्ट। इधर से साउथ आता है, इधर से वेस्ट आता है, ये दोनों मिलके बनाते हैं साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। ये वाला हिस्सा कौन सा रहेगा? नॉर्थ वेस्ट। इधर से नॉर्थ आया, इधर से वेस्ट आया, ये दोनों मिलके बनाते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो ये 4 दिशाएं तो हमारी पहले से थी। चार दिशाएं हमारी पहले थी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब इन चारों के अलावा 4 और मिल गई। नॉर्थ ईस्ट इधर, साउथ ईस्ट इधर, साउथ ईस्ट इधर, साउथ वेस्ट इधर और नॉर्थ वेस्ट इधर। यानी अगर हमसे कोई पूछे कि पाकिस्तान भारत के किस दिशा में है, तो हम बता सकते हैं कि पाकिस्तान भारत से नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि दक्षिण पश्चिम में है। इसी तरह से अगर कोई पूछे कि मान लीजिए कि दिल्ली किस तरफ है, तो दिल्ली है यहाँ पर। ये वाला हिस्सा कौन सा पड़ता है? ऊपर का हिस्सा नॉर्थ का पड़ता है, नॉर्थ
तो दिल्ली कहाँ है भारत में? उत्तर की दिशा में है। इसी तरह से अगर हमसे कोई पूछे कि मदुरई यानी कि चेन्नई, बेंगलोर ये सब कहाँ है, तो ये सब साउथ में यानी कि दक्षिण में है। अगर कोई हमसे पूछे कि मान लीजिए कलकत्ता किस तरफ है या गुवाहाटी किस तरफ है, यहाँ का हिस्सा आसाम और मिजोरम, ये सब पड़ते हैं ईस्ट में यानी कि पूर्व में। एक तो पूर्व में पड़ते हैं और इधर से उत्तर में, यानी कि ये सब पड़ते हैं पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में। और यहाँ पे हम पूरा वेस्ट चले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? बॉम्बे मिलेगा पश्चिम में, औरंगाबाद, अहमदाबाद, ये सब भारत के वेस्ट में यानी कि पश्चिम में है। तो मैप पढ़ना आ गया होगा आप सभी को। अब वापस से हम हिस्ट्री की क्लास पे चलते हैं अपनी। इसमें क्या बताया गया है हिस्ट्री के, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब ये वाला मैप भी आप आसानी से पढ़ लेंगे। ये नॉर्थ का हिस्सा हो जाएगा, ये साउथ का, ये ईस्ट और ये वेस्ट। कोई सा भी मैप हो आप उसे इसी तरह से पहले 4 डायरेक्शन में डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद 4 और डायरेक्शन में डिवाइड करेंगे। तो ये पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है ये। टेक ए लुक एट मैप 1 एंड मैप 2। मैप 1 और मैप 2 को एक एक बार देखने के लिए बोला है। मैप 1 वॉज मेड इन 1154, यानी कि ये जो मैप 1 है ना, ये वाला मैप, ये 1154 में बनाया गया था, यानी आज से लगभग 1000 साल पहले 1154 में बनाया गया था। और ये मैप है अरबी लैंग्वेज में, बाय द अरब जियोग्राफिकर अल इदरीसी। अरब में एक जियोग्राफ़र उन्हें कहते हैं जो ज्योग्राफी में इंटरेस्ट लेते हैं, ज्योग्राफी में अपनी पढ़ाई करते हैं, आगे ज्योग्राफी में रिसर्च करते हैं, उन्हें कहते हैं ज्योग्राफ़र। तो अल इदरीसी नाम के इंसान ने ये मैप बनाया था 1154 में। द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हेयर इज़ अ डिटेल ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने एक वर्ल्ड का पूरा मैप बनाया था और उसमें इंडिया और सब कॉन्टिनेंट का ये हिस्सा, यानी कि इंडिया और उसके आसपास के देशों का ये हिस्सा है। और क्या कह रहे हैं, मैप 2 वॉज मेड इन 1720। जो मैप 2 है, जो ये वाला मैप है, वो बनाया गया था 1720 में, यानी कि 1720 में, बाय फ्रेंच कार्टोग्राफर। यहाँ पे एक वर्ड आया है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर किसे कहते हैं? कार्टोग्राफर की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखेंगे आप अपनी बुक में। यहाँ पे कार्टोग्राफर, अ पर्सन हु मेक मैप, ऐसा इंसान जो मैप बनाता है, जो मानचित्र को बनाता है, जो हमारे नक्शों को बनाता है, उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन तो दे आर द सेम एरिया। ये दोनों मैप को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा फ़र्क पता लगेगा आपको। देखेंगे आप ध्यान से, ये वाला मैप और ये वाला मैप। ये मैप बना है 1154 में, अल इदरीसी ने इन्हें बनाया था क्योंकि अरब के ज्योग्राफर थे। ये मैप बना था 1720 में, फ्रेंच कार्टोग्राफर ने इसको बनाया था। इसमें फ़र्क दिख रहा है आपको? क्या फ़र्क है पढ़ेंगे अभी हम। हालांकि ये दोनों मैप एक ही जगह का है, लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। क्या डिफरेंस देखने को मिलता है अभी हम पढ़ेंगे। इन अल इदरीसीज मैप, यहाँ पे अल इदरीसी का जो मैप है, साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज़ द आइलैंड एट द टॉप। प्लेसेस नेम आर मार्क्ड इन अरबिक। जो साउथ इंडिया है यहाँ पर, इस जगह पर, वहाँ पे हम नॉर्थ इंडिया को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ पर श्रीलंका है, क्योंकि अरबिक लैंग्वेज में ये है तो हमें ज़्यादा इतना समझ में नहीं आएगा, वहाँ पर श्रीलंका को एक आइलैंड की तरह दिखाया गया, यानी कि एक द्वीप की तरह दिखाया गया है। और इसमें जो सभी नाम हैं वो अरबिक में दिए हुए हैं। वहीं दूसरा मैप क्या कह रहा है? दूसरा मैप कह रहा है कि
दूसरा मैप अभी से 600 साल पहले करीब बनाया गया है, ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली. दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरिया in particular are surprisingly detailed. This map was used by European sailors and merchants of their voyages. इसमें क्या बताया गया है, ये मैप थोड़ा थोड़ा अभी हमें इंडिया का मैप लग रहा है देखने पे. अगर हम देखें इसे ध्यान से तो मैं इंडिया का अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था उस वाले मैप से थोड़ा सा फेमिलियर लग रहा है, यानी कि उसके जैसा लग रहा है. तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें क्योंकि इन्फॉर्मेशन टाइम के साथ साथ चेंज होती है. पहले इतने सारी जगह के नाम नहीं होते थे, एक बहुत बड़े हिस्से को एक नाम दे दिया जाता था. लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, राज्य बढ़ते गए, उनके शासक बढ़ते गए, तो उन्होंने अपने अपने अलग राज्य बनाए. इसलिए बहुत सारे नाम हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं. इस मैप का यूज़ कौन करता था? इस मैप का यूज़ ज़्यादातर यूरोपियन सेलर, यानी कि जो यूरोप के नाविक होते थे, जो यूरोप के व्यापारी होते थे, जो समुद्र के रास्ते सफ़र तय करते थे, वो इस मैप का यूज़ ज़्यादातर करते थे. इक्वली इम्पोर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन 2 periods. When historians read documents, map and text from the past, they have to be sensitive to the different historical background, the context in which information about the past was produced. जो कार्टोग्राफर जो होते हैं, जो मैप बनाने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हिस्ट्री में उन्हें बहुत ध्यान देखना पड़ता है, उन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ता है किसी भी हिस्ट्री बैकग्राउंड का. वहाँ का बैकग्राउंड कैसा था, वहाँ पे कैसी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, किन राजाओं ने राज किया था. कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने अपने राज्यों के नाम बदल दिए या सीमाएँ बदल दी. तो ये जो कार्टोग्राफी का जो काम होता है, ये बहुत सेंसिटिव वाला होता है. न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी. अब ये टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब क्या होता है? एक शब्द हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, टर्मिनोलॉजीज़. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की परिभाषा. किसी भी चीज़ की टर्म जो होती है ना, उसको कहते हैं परिभाषा. अब परिभाषा तो हर चीज़ की एक रहती है, लेकिन इसमें लिखा गया है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़, और यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज़ लिखा हुआ है, यानी कि अलग अलग परिभाषा है. बहुवचन है ना, ये सारा है, इसलिए अलग अलग परिभाषा किसी भी चीज़ की हो सकती है. अब वो कैसे हो सकती है, ये हम इसमें पढ़ेंगे. If the context in which information is produced change with the time, what about language and meanings? Historical record exists in a variety of languages which have changed considerably over the years. Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. The difference is not just with regard to grammar and vocabulary. The meaning of words also change over time. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, अगर हम साफ हिंदी अपनी भाषा में समझें तो इसका मतलब ये है कि जो इतिहास होता है वो वक्त के साथ साथ बदलता रहता है. अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जो मेडिवल पर्शियन है, एक पर्शियन लैंग्वेज है, जो फ़ारसी भाषा जिसे कहते हैं, जो पुराने ज़माने की पर्शियन है और नए ज़माने की जो पर्शियन है वो अलग अलग है. वो सिर्फ लिखने और बोलने में अलग नहीं है, बल्कि उनके मीनिंग भी अलग हो जाते हैं. यानी कि वक्त के साथ साथ हिस्ट्री में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं. एक और यहाँ पे है, टेक द टर्म हिंदुस्तान. हिंदुस्तान शब्द को आप ले लीजिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट इज़ इंडिया. हिंदुस्तान को जो है आज हम भारत के रूप में, यानी इंडिया के रूप में देखते हैं. द मॉडर्न नेशन स्टेट. व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन 13th century बाय मिनहाज सिराज. Minhaj Siraj, a chronicler who wrote in Persian, he meant the area of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna. He used the term in a political sense for lands that were a part of dominion of the Delhi Sultanate. Delhi Sultan. The area are included. This term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never included South India. By contrast,
In the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of inhabitants of the subcontinent. As we will see later in the chapter, this way somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind. While the idea of a geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today. इसमें क्या बताया गया हमें? हिंदुस्तान का एक एग्जाम्पल दिया गया। हिंदुस्तान को आज हम एक इंडिया के रूप में देखते हैं, द मॉडर्न नेशनल स्टेट। लेकिन इस टर्म का यूज़, हिंदुस्तान का यूज़ सबसे पहले किसने किया था? मिनहाज सिराज नाम के इंसान ने, जो एक क्रॉनिकलर था। क्रॉनिकलर कहते हैं हिस्ट्रीशियन, यानी कि जो पुरानी हिस्ट्री में रुचि रखता है, उसके बारे में पढ़ाई करता है, जो पुराने इतिहास को देखता है, डेटों को संभाल कर रखता है, उसे हम कहते हैं क्रॉनिकलर। जो पर्शियन में लिखते थे, उन्होंने पंजाब के, हरियाणा के और गंगा और यमुना के आसपास का एरिया को लिया था अपने नक्शों में, और उन्होंने इसका यूज़ जो किया था वो एक पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक वे में किया था, कोई ज्योग्राफिकल वे में नहीं किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में जब बाबर के आने के बाद उन्होंने एक लंबा चौड़ा एरिया लिया ज्योग्राफिकल वे में, यानी कि उन्होंने ज़मीन से नापना शुरू किया। उन्होंने पूरे का पूरे जो आज हम देखते हैं इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को, वहाँ पर उन्होंने पूरा का पूरा उस हिस्से को हिंदुस्तान का नाम दिया, जो हम बाद में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या हुआ? 14वीं शताब्दी में जो अमीर खुसरो आए, उन्होंने इस हिंद वर्ड का नाम लिया, इंडिया के लिए हिंद वर्ड का नाम लिया, जिसे आज हम हिंदुस्तान के रूप में देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हिस्ट्री का आगे पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ें और समझें अच्छी तरीके से। 2 या 3 पार्ट में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।